साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच, बिहार के नतीजों के बीच एक बहुत बड़ी खबर छूट गई दोस्तों। वो बताना जरूरी है और ये बताना इसलिए जरूरी है कि दिल्ली धमाकों को लेकर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने वास्तव में एक बहुत बड़ा बदला ले लिया है। बदला तो उन्होंने, आप समझिए कि कुछ और भी लिया है जो शायद मोदी सरकार बताएगी नहीं, लेकिन बदले ऐसे हैं दोस्तों जिससे यकीन मानिए इस देश में आतंकवाद फैलाने वालों की जो जड़ें हैं ना, वो भी हिल गई हैं। एक तो बहुत बड़ा नैरेटिव डिकोड हो गया, सही मायने में देखिए कि भैया इनके पास काम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इनको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान होता है। अब तो ये पूरा का पूरा सफेद पोश डॉक्टरों का गैंग है और जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना बड़ा आतंकी है। आधी रात को दोस्तों, आधी रात को शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, ऐसी तबाही मचाई है दोस्तों, देखना जरूरी है। हम लोग अक्सर अब कहते हैं ना कि तुरंत जस्टिस होते हुए दिखना चाहिए, तो योगी जी ने एक बुलडोजर का मॉडल दिया, लेकिन यह मॉडल तो और बड़ा है, यह बुलडोजर का भी बाप है। ये आखिर आधी रात को भारत सरकार ने कौन सी बड़ी कार्रवाई की? गृह मंत्री ने ऐसा क्या आदेश दिया जिससे आतंकियों के होश उड़े हुए हैं? और सिर्फ आतंकियों के ही नहीं, बल्कि ये जो गैंग है ना पूरा, जो आतंकियों को एक तरीके से कवर फायर देता है, उनके भी होश उड़ गए, उनका भी रोना धोना शुरू हो गया। आज इसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि क्या और बड़ी कार्रवाई होते रहनी चाहिए या नहीं, और इस कार्रवाई को आप कितना समझ रहे हैं महत्वपूर्ण, ये भी बताइएगा। और साथ ही दोस्तों देखिए, नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, जल्द ही इस पर एक कार्यक्रम करने का विचार चल रहा है दोस्तों। तब तक आप पढ़िए, देखिए, जल्द ही किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात भी होगी इस पुस्तक को लेकर के। तब तक आप पढ़िएगा ज़रूर, मेरा निवेदन है। और ज़रूर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी ले रहे हैं वहाँ पर इसको रेटिंग भी दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलवामा में आतंकी उमर नबी के घर को आईईडी से उड़ाया। ये दिल्ली में जो लाल किले में बम धमाका करने वाला आतंकी है, उसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद। उड़ गया। अब जो चाहे पैनिक हो, कुछ भी हो, लेकिन बताइए, जो आदमी डॉक्टर बनने के लिए बरसों की मेहनत करता, आप और हम तो जानते हैं दोस्तों, हमारे घर में जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, हम देखते हैं, ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं बनता। अब ये कैसे बन के आए हैं जम्मू कश्मीर से, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि डॉक्टर बनने के बाद भी, और अब तो कई डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं, ये उमर मोहम्मद ने खुद को ही उड़ा लिया, इतने लोगों की जान ले ली। लोगों को तुरंत जस्टिस चाहिए, और ये मोदी सरकार की खासियत है। जानते हैं, इसके घर को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसका इस्तेमाल करके नष्ट किया गया है। और कोइल गांव में स्थित, जो पुलवामा में है, उमर के मकान को चल रही जांच के तहत गिराया है। कब जानते हैं? आधी रात को। पढ़ लीजिए, पुलवामा में रातों रात आरोपी का घर धराशायी, और बाकायदा इसकी जांच की गई दोस्तों, इसको देखा गया। अब जानते हैं ना, जम्मू कश्मीर में अगर कुछ करेंगे तो वहां तो आजकल सरकार भी ऐसी है जो इन्हीं के समर्थन में खड़ी हो जाए। ये तो गनीमत मानिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस मामले को मैं तो कहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लिखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए। भाई, सुप्रीम कोर्ट हर मामले को देखता है ना तुरंत। अभी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, भेज दीजिए। सुनिए,
ताकि वहां से भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके, पता चल सके कि भाई ये जम्मू कश्मीर के लोग जो मांगते हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जिसके बाद वहां चुनाव हुआ, आपको बता देता हूं, वरना ये सरकार करने के मूड में ही नहीं थी। पता है कि वहां कौन आएंगे और क्या करेंगे ये लोग। ये सिर्फ आतंकवाद के समर्थन में लोग खड़े होने वाले लोग हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं रोना धोना इनका। और अब मान लीजिए अगर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो पुलिस अगर भारत सरकार के अंडर में ना हो, महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला के अंडर में हो, तो क्या सोच सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों का पता भी चल सकेगा? नहीं चल सकेगा, नहीं चल सकेगा। रातों रात आईईडी लगा करके पूरे इलाके को घेर करके सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया, और वो भी आईईडी से ब्लास्ट करके। आपको बता दूं, ये बुलडोजर से बड़ा वाला मॉडल है। भाई तुम धमाके और बारूद बम ला करके आम लोगों की जान लोगे। 11 साल में पहली बार मोदी सरकार में इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दोगे, ये बहुत छोटा है लेकिन फिर भी कारगर है। दोस्तों मैं आपको जरा विजुअल दिखाता हूं, ये विजुअल देखिए। इस विजुअल को इसलिए भी देखना जरूरी है दोस्तों ताकि लोगों को एहसास हो। अरे अगर आप बड़ा आदमी बनना है तो बनिए ना। एक एक हिस्सा उड़ा दिया रातों रात। आप क्या सोचते हैं? इनको आप पढ़ा लिखा दीजिए, आप इनको बड़े बड़े पद ओहदे दे दीजिए, ये क्या करेंगे? मानसिक रूप से आप सोचिए, एक डॉक्टर है, ये सारे डॉक्टर एक मौलवी के कहने पर काम कर रहे थे। मुझे तो दोस्तों, मैं पत्रकारिता कर चुका हूं 2 दशक तक, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आप में से अधिकतर लोगों को याद होगा। याद कीजिए यूपीए का समय, कांग्रेस का समय, पत्थरबाज भरे रहते थे, दिखते थे। आज भी पत्थरबाजों की मानसिकता बदली नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव होता था, पीछे से कमेंट कसते थे। आज हिम्मत है किसी की? किसी की नहीं है। वहीं मार मार के भरता बना देंगे इन सबका, पता है इनको। पहले क्या करते थे, आतंकवादी भाग के किसी घर में छिप जाते थे और घर वाले भी उसको शह देते थे कि यहां तो मारेंगे नहीं, है तो फैमिली है। ये सरकार अलग है, वार्निंग देती है, भाई निकलोगे, नहीं निकलोगे पूरे घर को ही उड़ा देते हैं। ये समझ गए, ये सरकार ऐसी है दोस्तों। इसलिए ये दिखा रहा हूं, ये बुलडोजर मॉडल का भी नेक्स्ट लेवल है। आतंकवादियों को निपटने का यही वो तरीका है। अच्छा, सरकार ने बड़ा काम किया दोस्तों। ये आतंकवादी गतिविधियां हैं, आप समझिए सरकार ने क्या काम किया, आप सुनिए। फरीदाबाद से आकर दिल्ली में कार लाल किले के सामने ब्लास्ट किया, इसके डीएनए सबूतों को इकट्ठा किया, फिर डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से इसका मिलान किया गया, पहचान की पुष्टि की गई। तभी तो पता चलेगा ना कि किसी और गलत आदमी के घर में ना हो जाए, ये भी तो ठीक बात नहीं है। और जो पता चला दोस्तों जांच में एजेंसियों को, उमर अपने इलाके में एक पढ़ा लिखा और कुशल व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। सिर्फ 2 साल में वो कट्टरपंथी हो गया। सोशल मीडिया में जो मैसेजेस फैलाए जाते हैं ना, ये सारे लेफ्ट लिबरल गैंग वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, असल प्रोडक्ट तो ये है। एक शब्द नहीं कहेंगे, बता रहा हूं मैं आपको, एक शब्द अगर कांग्रेस के किसी नेता ने इन कट्टरपंथियों पर एक शब्द बोला हो तो बता दीजिए। अगर इस लेफ्ट लिबरल गैंग के मीडिया ने एक शब्द बोला हो, बता दीजिए। लेकिन जैसे ही सरकार ने कार्रवाई की, अभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, अभी तो बिहार चुनाव में ही ऐसे मातम पसरा हुआ है कि सोच नहीं सकते। वो समझ ही नहीं पा रहे कि बिहार में इतना बड़ा खेल कैसे हो गया, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे। अभी इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी दोस्तों, अलग अलग एंगल से। मैं और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप देखिए, जैसे ही डॉक्टर उमर के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया, फारूक अब्दुल्ला तुरंत निकले। वो कहने लगे, अरे घरों से लोगों को निकाला जा रहा है, बोल रहे हैं कि
जो जिम्मेदार है उनसे पूछो कि इन डॉक्टर्स को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये रास्ता अपनाया। ये बाइट हम सुना नहीं सकते इनकी, क्योंकि एएनआई की बाइट है और उसमें आप जानते कॉपीराइट वगैरह आ जाता है आजकल। ये अब देखिए, पहले आतंकवादी मरते थे तो बोलते थे सोचो ना, गरीब हैं क्यों आतंकवादी बनते हैं। लोग पूछें क्यों बनते, नौकरी नहीं है ना, रोजगार नहीं है। अब रोजगार वाले हो तो गरीब है ना, पढ़े लिखे नहीं है। आप पढ़े लिखे भी हैं तो क्या बोल रहे हैं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछो कि इन डॉक्टर्स को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि इसे व्हाइट टेररिज्म कहें या रेड कहें, यह समझना जरूरी है कि किसी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया जिसने अपनी जान भी गंवा दी, निर्दोष लोग भी मारे गए। फिर कहते हैं फारूक अब्दुल्ला कि वर्तमान माहौल में पूरे कश्मीरी समुदाय की नकारात्मक छवि बन नहीं रही है जनाब, आपने ही बनाया है, कोई दूसरा नहीं बनाया। और आपका बनाने न बनाने की तो बात ही नहीं। अरे जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो एक जुबान से एक शब्द निकला, हिम्मत हुई किसी की, एक आदमी की। अरे जो अच्छे पड़ोसी थे उसने भी हिंदुओं के कत्लेआम में मदद किया, यही सच है। अब फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आप देखते जाइए, उमर अब्दुल्ला ये भी बचाव में उतर आए, बोलते हैं कि हर निवासी आतंकवादी नहीं है। किसी ने कहा क्या उमर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। मैं इनका बयान पढ़ता हूं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने शांति और भाईचारे को बर्बाद किया है। आप ऐसी कार्रवाई कीजिए उमर साहब कि इस देश के हर नागरिक को, और ये चूंकि सब एक धर्म से हैं तो उस धर्म के लोग ये समझें कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। आप कीजिए, आप भी तो मुख्यमंत्री है ना, ये करेंगे नहीं। इनका बयान सुनाता हूं, कैसे बचाव में उतरते हैं, जरा सुनिए। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अब ये तो सरकार में है, खुद ही कह रहे हैं, आप समझ लीजिए। लेकिन आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो आतंकवादियों के रहनुमा है ना, वो किसी भी पार्टी में रहे, सोचते एक जैसा ही है। अब वहां की विपक्षी पार्टी है महबूबा मुफ्ती, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष, इनके भी दिल जार जार रो रहे हैं। ये कह रही हैं कि आप पकड़ो ना, मकान मत गिराओ, तुसी ना करो। ये बहुत परेशान है कि दिल्ली बम विस्फोट में लिप्त आतंकियों, उनके मॉड्यूल के लोगों के गिरफ्तारी हो रही है, हिरासत में लिया जा रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। ये मना करती हैं। आपको मैं इनका बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए क्या कहती है। बड़ा इमोशनल बयान देती हैं भाई, कि आप बूढ़े माँ बाप हैं, मकान गिरा देंगे। अरे भाई, जिन लोगों की जान गई है क्या उनके माँ बाप नहीं है? उनका कौन भरण पोषण करेगा? कभी सोचा आपने? जरा देखिए। साहब ने ये कहा था कि कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। हम भी चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो, पर कानून के मुताबिक हो। किसी को घर को जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, जिनका इस हादसे के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसको उड़ा देना, दोस्तों को गिरफ्तार करना, उनकी पकड़ दकड़ करना, रिश्तेदारों को पकड़ दकड़ करना, मैं समझती हूँ कानून के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का अंदाज तो अलग ही है दोस्तों। कभी कभी मैं सोचता हूं भाजपा ने कैसे इसके साथ गठबंधन किया होगा। हालांकि जरूर नहीं था भाई, जम्मू कश्मीर में सत्ता में आकर सत्ता के भीतर की चीजों को देखना भी जरूरी होता है। लेकिन मैं दाद देता हूं, ये मोदी जी ने या अमित शाह ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कट्टरपंथी पार्टियों के साथ जोड़ दिया, ये भी बड़ा खतरनाक है। आप जानते हैं महबूबा मुफ्ती कितना दर्द में है। उनको दर्द इस बात का है कि हमारी कौम फिर से एक बार दागदार हो रही है। जो मारे गए, ये जो आतंकी बनते हैं, एक बार भी
यह नहीं कहा कि इनको ऐसी कार्रवाई करो कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक इस तरह के कदम उठाने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचे। सुन लीजिए। परसों दिल्ली में वाकया हुआ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं उसकी मजम्मत करने के लिए। वहां जो जाने गई, जिन लोगों की जानें चली गई, जिनके जिस तरह से खुदा ना खास्ता जो जिस्म के टुकड़े पड़े थे जमीन पे, गरज जाता है इंसान वो देख के। मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि उससे हमारी कौम फिर से एक बार दागदार होगी। तो ये कहानी है, लेकिन भारत सरकार अभी रुकी नहीं है। रुकिए, होल्ड कीजिए, अभी तो पूरी कहानी आपको दिखाता हूं। डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता था। उसका संबंध डॉक्टर मुजम्मिल, शकील गनई, डॉक्टर अदील रातर से था। और फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं ये प्रोफेसर 2900 करीब करीब अब तो 3000 किलो से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, टाइमर, असॉल्ट राइफलें। अब यूनिवर्सिटी की बारी है दोस्तों, अब तो घर हो गया। अब यूनिवर्सिटी पर भी कभी भी बुलडोजर चल सकता है। सभी एजेंसियां, सारे घोड़े भारत सरकार ने खोल दिए। ये बड़ा अच्छा है, मैं कहता हूं दोस्तों। अमेरिका भी कहता है कि यार कुछ भी हो, भारत सरकार की कार्रवाई बड़ी सटीक और सधी भी होती। ये नहीं कि ट्रंप की तरह बलबला करके कुछ भी बोल दीजिए, ये नहीं, कोई नहीं बोलता, धीरे धीरे। और आप देखिए यूनिवर्सिटी की जो जमीन है, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन 14 नवंबर को उसी दिन बिहार के नतीजे आए ना। रात में तो घर ढा दिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश जो जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट की टीम होती है उसने शुरू कर दी। सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो धौज गांव है वहीं ये यूनिवर्सिटी है और 78 एकड़ में फैली हुई है। अब सोचिए इस यूनिवर्सिटी के पास 30 एकड़ था। क्या किया, कैसे लिया, कैसे उठा लिया इस जमीन। इसका जो परिसर है 30 एकड़ से बढ़कर 78 एकड़ हो गया। अब ये पता लगाया जा रहा है कहां क्या इस्तेमाल हो रहा है, कितनी जगह खाली पड़ी है, जमीन की लंबाई चौड़ाई, जहां इमारतें बनी है, सब कुछ देखा जा रहा है। और एक और जानकारी मिली दोस्तों कि यूनिवर्सिटी की जमीन भाई, और उसमें जानते हैं सारा रिकॉर्ड जब मांगा गया, पूरी टीम अभी रिपोर्ट तैयार कर रही है, पता चला कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर मस्जिद का निर्माण भी किया गया है। मस्जिद का निर्माण, मैं सारी मीडिया रिपोर्ट खंगाल करके आपको एक एक जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। और अब तो जबकि सारी एजेंसियां की नजरें इस पर टिक गई हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ये डॉक्टर जो जान बचाते हैं वो डॉक्टर जान लेने का इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। भाई एक तो और धमाका हो गया, आप जानते हैं, तो 20 से अधिक लोगों की तो मौत हो चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर दोस्तों क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम तैनात कर दी गई है। हर व्यक्ति की निगरानी हो रही, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी की परिधि को हाई रिस्क जोन माना गया है, सुरक्षा घेरे में रख लिया गया है। और अब यूनिवर्सिटी की जो सदस्यता है AIU उसने रद्द कर दी है तत्काल प्रभाव से। AIU का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। इस संस्था का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्सिटी के आचरण से मेल नहीं खा रहा है। यूनिवर्सिटी ने भी अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद दोस्तों आप और एक संस्थान है NAAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, उसने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि जो तुम झूठ बोल रहे हो उस पर क्या कार्रवाई होगी। जरा मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखा देता हूं, आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, AIU इसकी रिपोर्ट है जो इनको भेजा गया है। और आगे बढ़िए, इस यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ जानकारी देता हूं। इसकी वेबसाइट पर NAAC ने जो भेजी है ना इसको नोटिस, उसमें कहा गया है कि आपने लिखा कि आपको परिषद से मान्यता प्राप्त है, जबकि सच्चाई यह है कि आपकी मान्यता कई साल पहले खत्म हो चुकी है।
अब परिषद ने कहा है 7 दिनों के भीतर जवाब दीजिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखते जाइए मैं कितनी कार्रवाई बता रहा हूं जो बिहार चुनाव के बीच छूट गया है। और एक बड़ी कार्रवाई बताता हूं दोस्तों, अब तो सरकार ने एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। इस यूनिवर्सिटी के सभी रिकॉर्ड का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया गया है। यानी अब ईडी की भी एंट्री हो रही है, हो गई है बल्कि कहीं। अब ईडी इस संस्थान में जितने भी पैसे आते हैं जाते हैं उसकी जांच करेगी। और यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय बैठक हुआ उसके बाद लिया गया। ईडी ने काम शुरू कर दिया और ईडी का काम अगर शुरू होगा तो यकीन मानिए इस यूनिवर्सिटी में जितने लूप होल्स होंगे ना वो सब के सब सामने आएंगे। अब तो वहां के जो विद्यार्थी हैं ना, टीचर हैं, उनमें भी डर का माहौल है। भाई ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर के थे, ऐसा तो है नहीं। सारे लोग, मैं देख रहा था दोस्तों, कश्मीर हो, भटिंडा हो, बरेली हो, यूपी के अन्य शहरों के लोग हो, सब अपने अपने बच्चों को लेने के लिए जा रहे हैं। प्रबंधन छात्रों पर यह कह रहा है कि आप छुट्टी ले लो, आवेदन मत करो। लेकिन यहां माहौल बड़ा गड़बड़ है दोस्तों। यूनिवर्सिटी में लगातार जो मैं देख रहा था, कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा लगता है कि यहां एक नया ही काम चल रहा था। मैं जरा आपको आखिर में दोस्तों यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता देता हूं। 1957 में 1997 आप सोचिए, अल फलाह की शुरुआत इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर हुई थी। 2014 में यूजीसी से मान्यता मिली, फिर ये यूनिवर्सिटी बना। और यहां पर जो एमबीबीएस की कुल फीस है ना, सुन लीजिए, विश्वास नहीं होगा आपको, 80 लाख रुपए तक है। मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए आपको फीस के रूप में 80 लाख रुपए चुकाने हैं। और जो मैं देख रहा था दोस्तों, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को 29 जनवरी 2014 की आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की। हरियाणा सरकार जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उस समय उन्होंने 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मान्यता दी थी, जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी भी था। अब कांग्रेस के कब के क्या पाप है आप देखिए, अब निकल रहे हैं। कितने बच्चे, कितना मानसिक रूप से बदलाव किया गया होगा, सोच से भी परे है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना दोस्तों, तो एक और घटना आपको जानकारी देता हूं। अभी अमेरिका के जो विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उससे कहा गया कि ये जो दिल्ली धमाका हुआ है क्या कहेंगे। उसने कहा ये आतंकी हमला है। फिर बोला आप सहयोग करेंगे क्या? बोला जरूरत ही नहीं है भारत को। भारत बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इसे हैंडल कर रहा है। अब भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। भाई जैसे ही हमला हुआ, आपने देखा होगा दोस्तों कि पाकिस्तान के लोगों ने हवा बनाना शुरू कर दिया कि अब भारत पाकिस्तान का नाम लेगा, पाकिस्तान का नाम लेगा। भारत ने लिया ही नहीं। भारत तो अपनी जांच कर रहा है। भारत को पता है, मोदी सरकार को, अरे बाहर दुश्मन है तो घर के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन भरे पड़े हैं, इसकी सफाई कौन करे। और आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, पाकिस्तान में भी, मतलब यहां दिल्ली में धमाका हुआ, अगले दिन इस्लामाबाद में भी धमाका हो गया और वहां भी 12 लोग मर गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान की सरकार ने कहा हो या सेना प्रमुख ने कि भैया अपने में फोड़ लो एक बम, हम तो भारत का नाम लगा देंगे कि देखो भाई हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, अब हमला मत करना। लेकिन एक बात कहूं दोस्तों, मेरी इच्छा है, मैं जरूर ये मानता हूं कि इस बार भारत सरकार को पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है, आप सहमत हैं या नहीं जरूर बताइएगा। भारत सरकार को अब बाहरी दुश्मनों से पहले भारत के भीतर बैठे हुए गद्दारों का हिसाब करना चाहिए। पहले भारत के अंदर जो ये गद्दार छिपे बैठे हैं उसका हिसाब होना जरूरी है। जब आप यहां सफाया कर लेंगे ना तो बाहरी दुश्मनों से निपटना बड़ा आसान होगा। और इसमें मैं मानता हूं कि विपक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आप मेरी राय से कितना सहमत है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, वहाँ ज़रूर जुड़िए, वहाँ गीतों का सिलसिला भी जारी है। और मेरी नई पुस्तक
संघ की अनसुनी कहानियां अगर अभी तक नहीं आप ले पाए हैं तो कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, देखिए, पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।